हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2019 में जो नेट के क्वेश्चन आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट वाले, उनको डिस्कस करेंगे। आज हम पेपर 1 के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको आंसर कर पाए, इस तरह की तैयारी करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। तो वी ऑल नो कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, जो किसी भी स्कूल कॉलेज किसी भी संस्था में इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान किया जाता है उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है कि एक्शन रिसर्च किस तरह से होता है। तो पहला है रिफ्लेक्ट, एक्ट, प्लान एंड ऑब्जर्व। दूसरा है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तीसरा है ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट। चौथा है एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये 4 ऑप्शन में से इसका एक आंसर है जो आपको बताना है। तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है ना, किसी तरह का प्रॉब्लम, जैसे कोई बच्चा ग्रुप ऑफ बच्चा रोज देख जाता है या कोई रोज क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो इस तरह की समस्याओं को समाधान करने के लिए जो रिसर्च करके टीचर करते हैं काम या ग्रुप के साथ काम करते हैं, उसे हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, जो कि क्या होता है कि प्लान, पहले प्लान किया जाता है, फिर उस पर एक्ट किया जाता है, और एक्ट करने के बाद देखा जाता है, फिर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहला का आंसर है 2। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a good review of research literature in fact, हम सभी जानते हैं कि जब हम रिसर्च करने को जाते हैं तो हमें लिटरेचर का रिव्यू करना होता है। तो उसमें सही रिव्यू कौन सा होता है, किस चीज पर एम करता है। तो पहला दिया है ऑप्शन सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस विश्लेषण करना। दूसरा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशन, जो भी लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं उसके ऑथर्स या उनके बारे में सूचनाएं मिलती है। जनरेट रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेट दोज क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम रिसर्च के लिए जनरेट करेंगे, जनरली रिसर्च जब हम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो हम क्वेश्चन आयर बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन को हम जनरेट करते हैं और फिर उन क्वेश्चन को वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने का क्या मतलब होता है, वैलिडेट करने का मतलब कि हम क्वेश्चन बना लिए, अब उसको थोड़ा सा पायलट टेस्ट करते हैं। पायलट टेस्ट का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले उसको छोटे लेवल पर करके देखना कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा कि क्या होगा, उसमें क्या गलतियां हो रही है। ये सारी चीजों को हम जांचते हैं छोटे लेवल पर करके, उसे हम पायलट टेस्ट करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आए अगर हम बनाते हैं तो हम कभी 1-2 आदमी पर उसको टेस्ट करने के लिए देंगे और वो पता करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हमने वैलिडेट करने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन हमने बनाया क्वेश्चन आयर के लिए वो लोगों को समझ में तो आ रहा है, लोग उसका आंसर तो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करना, उसको वैलिडेट करना का मतलब वो कि देखना कि वो क्वेश्चन सही बना है कि नहीं, उसका आंसर लोग दे पाएंगे कि नहीं, या मेरा मकसद पूरा होगा कि नहीं। चौथा है कंडक्ट मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग। तो इसका आंसर है यही कि गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर क्या इन करता है कि रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या बनेगा और आप किस तरह से उसको वैलिडेट करोगे या किस तरह से वो आपकी जो उपयोगी है इसकी जांच करोगे। तीसरा क्वेश्चन, cone of experience related to teaching learning was suggested by। सबसे पहले हम जान लें कि कोन ऑफ लर्निंग होता क्या है। कोन ऑफ लर्निंग जो है वो एक लर्निंग का जो हम देखते हैं कि
इस तरह से लर्निंग आगे बढ़ता है। तो ये बताता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले रीड करते हैं कौन ऑफ लर्निंग। पहले मैं बना के बताऊं, ये एक पिरामिड की शक्ल का होता है, ठीक है। इसको कोन के लिए बोलते हैं। तो ये पिरामिड की शक्ल का होता है, ज्यादा तो नहीं फैला में, और इस तरह का होता है जिसमें कि ऊपर जो लेवल होता है लाइनिंग का वो सब लोअर लेवल होता है, और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ता जाता है, ठीक है। ये इस तरह का होता है जिसमें कि हर लेवल पे अलग अलग बना दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो लेवल होता है वो एलिमेंट्री मतलब शुरुआत का लेवल होता है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, पढ़ता है। अब पढ़ के सुन के टेक्स्ट को पढ़ता है या फिर लेक्चर को सुनकर वो क्या सीखता है। तो कहते हैं कि कहा जाता है कि बच्चा क्या सीखता है, 5% कितना सीखता है, 10%। 10% we learn what we read, ठीक है। और 20% जो हम सीखते हैं वो सुनकर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं। 10% सुनकर सीखते हैं। तो ये दो चीज जो होता है ना, लेक्चर पढ़ाई लिसन और रीड करके, तो इसमें जो पहला लेवल है जिसमें कि हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसमें पढ़कर हम क्या जानते हैं, डिफाइन करना जानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या लिस्ट करना जानते हैं आइटम्स को। फिर 30% हम क्या जानते हैं, जब हम देखते हैं तब 30% सीखते हैं। कोई चीज को देख कर जब हम सीखते हैं तो 30%। तो इसमें क्या होता है कि अच्छी पिक्चर को देख लिया या फिर मूविंग पिक्चर को देखा, तो और या फिर एग्जीबिशन में जाकर किसी चीज को देखा, तो ये सब लेवल में आता है वो सब, ठीक है। स्टिल पिक्चर, मोशन पिक्चर, स्टिल पिक्चर, मोशन पिक्चर, एग्जीबिशन, ये सब देख के हम सीखते हैं। तो वो हम कितना 30% की लर्निंग होती है। और उसके बाद फिर क्या है कि 50% हम सीखते हैं जब हम यहाँ सी हुआ, और 50% हम जब देखते और सुनते दोनों हैं, सी एंड हियर। रीड में कौन सा काम होता है, जब हमको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाया जाता है, ठीक है, या हम किसी भी वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया या पार्टिसिपेशन वर्कशॉप में या कुछ। तो ये हुआ हमारा सी और हियर, मतलब 50% हमने सीखा। फिर 70% हम करना सीखते हैं। तो 70% हम सीखते हैं जब हम रोल प्ले करते हैं या मॉडल रोल प्ले, यहाँ पर हुआ रोल प्ले। तो जब हम सुनते हैं और राइट करते हैं, क्या लोग कह रहे हैं उसको सुन के लिखते हैं या देखते हैं, या फिर हम रियल एक्सपीरियंस में सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने का मतलब कोई भी चीज को हम जैसे मान लीजिए सिमुलेट क्या करते हैं, क्या क्लास लगे गए हैं, तो क्लास आपको मिला नहीं, तो आप अपने पीयर ग्रुप को पढ़ा कर जब आप सिमुलेशन क्लास लेते हैं कि आप समझते हैं कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आपके स्टूडेंट आपके ही साथी होते हैं, तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। तो इस तरह का हम जब करते हैं तो इसे हम कहते हैं एनालाइज, क्रिएट और डिजाइन। ये चीज को एनालाइज करते हैं या क्रिएट करते हैं या डिजाइन करते हैं तो हम 70% सीखते हैं। और लास्ट वाली की हम 90% सीखते हैं तब जब हम लोग काम को खुद से करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हो गया वो रियल एक्सपीरियंस के थ्रू जब हम जाते हैं, वो थ्रू रियल एक्सपीरियंस। किसी चीज को सीखने के लिए जब हम रियल एक्सपीरियंस में जाते हैं, जैसे प्लांट का
कैसे प्लांट लगता है, कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे उसमें पत्ते आते हैं, कैसे फूल आता है। तो जब हम प्लांट को लगाते हैं तब जो सीखते हैं वो लर्निंग लंबे समय तक होती है। तो यही फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और ये एडगर डेवी के द्वारा दिया गया था। इसलिए इसका आंसर है एडगर डेवी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a researcher fails to reject the null hypothesis in her research, और जो भी हो तो null hypothesis को हम कैसे दिखाते हैं, एक जीरो से। तो what implication will it carry for his or her principal research hypothesis? तो पहला ऑप्शन है accepting the research hypothesis, rejecting the research hypothesis। तीसरा है not taking any decision on research hypothesis, including the research hypothesis। तो null hypothesis को जो हम रिजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस के आधार पर ही आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which of the following is the main feature of qualitative research? ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जो कि नेचुरल सेटिंग में काम करते हैं, जहाँ पर डेटा हम फील्ड से इकट्ठा करते हैं और कैसा एनालिसिस करते हैं, एक एक इंडक्टिव एनालिसिस, मतलब इंडक्टिव मतलब एक एक केस को हम देखते हैं और पूरे सबको मिलाकर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं और पर्सनल कॉन्टैक्ट करके, तो उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। तो ये क्या करता है, ये ऑप्शन है कि ये बताता है कि पॉजिटिविस्ट क्या होता है। पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस जो है ना वो बताता है कि जैसे बिलीव होता है कि वो एकदम जो स्टेट ऑफ माइंड जो है ना उनका वेरी कॉन्फिडेंट होता है अबाउट समथिंग। तो पॉजिटिविस्ट होता है, जैसे वो मानते हैं क्रिश्चियन लोग की गॉड है और इसके बारे में वो एब्सोल्यूटली सर्टेन होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट। इसमें क्या है कि एकदम फिक्स और डिफाइंड रियलिटी होता है, जेन्युइन नॉलेज होता है, तो इसको मान के चलते हैं। दूसरा है सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी। तीसरा है कलेक्ट डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म और चौथा यूजेस एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसका आंसर है कि अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस, क्योंकि पॉजिटिविस्ट एजम्पशन जो है सम होता है जब सोसाइटी किसी भी चीज पर इतना ज्यादा रिलाई करता है कि वो इतना ज्यादा मतलब विश्वास करता है कि वो अलग नहीं हो सकता। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो इस चीज को अवॉइड करता है। इसका आंसर है ए का ये। ठीक है, अब आगे चलें। छठा क्वेश्चन है आपका, सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर? लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या? तो सोशल आ रहा है यहाँ पर, तो ये अकेले का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा लर्नर का, ये समाज से जुड़ा हुआ होगा। तो आंसर देते समय आपको क्वेश्चन में वर्ड्स पर ध्यान देना होगा। तो सामाजिक विशेषता पूछ रहा है किसी लर्नर का। तो पहला है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन। तो ये जो पावर ऑफ सेंसरी सेंस ऑर्गन का जो परसेप्शन है वो तो पर्सनल हो गया, सोशल तो नहीं हुआ कैरेक्टरिस्टिक। थिंकिंग एबिलिटी वो भी उसका अपना पर्सनल है, उसका माइंड में थिंकिंग हो रहा है, वो सोचने के माइंड से तो नहीं सोच रहा है, तो सोशल यहाँ पे नहीं हुआ। पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी सोशल ना होकर पर्सनल हो गया। तो क्या है आंसर, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स, जहाँ दूसरे लोग के साथ खुद को रिलेट करने की बात है वहां पर सोशल आ गया, सोसाइटी आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा,
एबिलिटी टू रिलेट oneself with others. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा सोच के आंसर करने का है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आपको पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? वैसा इवैल्यूएशन, वैसा मूल्यांकन जो बच्चे को तैयार करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए, मतलब योगात्मक मूल्यांकन के लिए तैयार करता है। इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये किस तरह का होता है? वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सारा जो टेस्ट होता है वो उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें बच्चे को हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है, उसका प्रोग्रेस देखा जाता है और उसको चैप्टर में मास्टरी कराया जाता है। तो इवैल्यूएशन अकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मतलब है कि एंड में, पढ़ाई के एंड में। इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन। प्रोग्राम डिजाइन करने के पहले इवैल्यूएशन हो गया, ये भी नहीं है। Evaluation relates to indicating learning outcome of teaching. Learning outcome क्या है teaching का? Evaluation is conducted during teaching. पढ़ाया गया, एक चैप्टर, एक यूनिट पढ़ाया, तुरंत टेस्ट किया। लर्निंग आउटकम क्या हुआ? पूरी पढ़ाई के बाद होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, which of the following is a non-cognitive characteristic of learning? non-cognitive मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है उसे हम non-cognitive कहेंगे। तो पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कॉग्निटिव है, क्योंकि जो पढ़े उसको प्रत्यास्मरण करना, याद करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पढ़ाई से संबंधित है। आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट सेंसरी इनपुट, ये भी सही है कि कौन कौन सा किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ। सेंसरी इनपुट का मतलब देख कर क्या सीखे, सुनकर क्या सीखे, सुनकर क्या सीखे, इस तरह से। बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये नॉन कॉग्निटिव है। क्या सही है, क्या सत्य है, ये तो जानना जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ, अधिगम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा नॉन बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये नॉन कॉग्निटिव है। ठीक है, चौथा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन आए हैं 2019 के मॉर्निंग क्विज का है, जनरल पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसलिए बता रही थी आपको खोजने में आसानी हो। द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर एडल्ट लर्नर्स इज नोन एज। एडल्ट मतलब जो वयस्क लर्नर है। ठीक है, तो उनके लिए जो तरीका है कि रोल प्ले करके सिखाया जा रहा है। सिमुलेशन का मतलब अभी मैंने बताया कि जब आपको सही का क्लासरूम नहीं मिलता, सचमुच का क्लासरूम नहीं मिलता, तो आप अपने ही दोस्तों को बिठा कर जब पढ़ाते हो तो दैट इज नोन एज सिमुलेशन। ठीक है, क्लासरूम जैसा। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब आत्म मूल्यांकन। ये सारी एडल्ट स्ट्रैटेजीज है, नीतियां हैं एडल्ट लर्नर के लिए, जो वयस्क लर्नर हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पेडागोजी, एंड्रागोजी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी। तो पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी होता है कि चाइल्ड फोकस टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच, मतलब आर्ट एंड साइंस जो भी यूज किया जाता है बच्चे को पढ़ाने में, जो भी तरीका अपनाया जाता है, दैट इज नोन एज पेडागोजी। ये बच्चों के लिए। एंड्रागोजी इज रिलेटेड टू एडल्ट। तो क्या है कि एडल्ट फोकस टीचिंग अप्रोच को हम एंड्रागोजी कहते हैं। ये सारी चीजें जो एडल्ट के लिए है, तो इसका आंसर क्या होगा? एंड्रागोजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये मानव विज्ञान है जो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, बायोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, ये सब का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी क्या है? कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर।
तो हमारा आंसर क्या हुआ? एंड्रागॉजी, क्योंकि एडल्ट के बिहेवियर को एडल्ट लर्नर का स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following research formats focus on hypothesis testing and generalization? अब इसमें से कौन सा, ये सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, इसमें से कौन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन पे फोकस करता है? पहला एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? जिसमें कि हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या कंट्रोल वेरिएबल होता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है। प्रोग्राम लिख नहीं रहे, ऐसे ही बता रहे। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल होता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, एक जो भी वेरिएबल उसको दो ग्रुप में बांट दिए, एक ग्रुप पर एक तरीके से काम किया, दूसरे पर दूसरे। जैसे अभी आजकल ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, अगर नहीं होती तो एक्सपेरिमेंट करना होता है कि कौन सा मेथड ज्यादा प्रभावी है टीचर या ऑनलाइन टीचिंग। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा कि एक ग्रुप को हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएंगे, दूसरे ग्रुप को हम डिजिटल मेथड से, और जब जो परिणाम में अंतर आएगा उसे हम देखेंगे। तो इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च वो होता है कि जहां पर क्या होता है कि मतलब रिसर्चर के पहुंचने के पहले ही घटना घट चुकी होती है और उसमें रिसर्चर का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन कब होता है शुरू? इसमें एक्सपोर्ट फैक्टर में इन्वेस्टिगेशन घटना घटने के बाद शुरू होती है, और जो कि घटना तो घटती है उस समय रिसर्चर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, रिसर्चर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। घटना घट चुकी तब जाता है रिसर्चर उस पर जानने क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने किया, ये सारी चीजें। दूसरा है इंटरवेंशन बेस्ड एंड एक्शन रिसर्च। इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज। एक्शन रिसर्च करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज जो किसी ग्रुप ने मिलकर या टीचर्स ने मिलकर तैयार किया उसको अप्लाई करना है, तो उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज को हम सारे एक्टिविटीज को एक ग्रुप एग्री किया और उस एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर है फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो होता है वो क्या है कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, फॉर्मलाइज करना ताकि एनालिसिस हो फेनोमेना का। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जाकर किसी ग्रुप में रहकर उसमें शामिल होकर किसी पार्टिकुलर ग्रुप में जब उनके बारे में रिसर्च करता है तो उसे फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। मतलब पार्टिसिपेट करकर उनके साथ रहकर, तो इसे हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजिकल। पार्टिसिपेट करके उनके ग्रुप एक्टिविटी में रहकर साथ रहकर एक्सपीरियंस करता है। नैरेटिव रिसर्च क्या होता है? नैरेटिव रिसर्च में होता है कि जो स्टोरीज पे लोगों ने जो कहानियां बताई ये स्टोरीज पे डिपेंड करता है और उसके आधार पर रिसर्च होता है। तो इसे कथा अनुसंधान विधि भी कहते हैं, ठीक है। और केस स्टडी रिसर्च में क्या होता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए इन डेप्थ जाते हैं किसी इश्यू पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में जाकर उसका पता करते हैं, सब जाकर जो रिपोर्ट आता है। मतलब ये रिसर्च में बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना होता है। सपोज करें कि हम ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, उसको जानने के लिए हम उसके सारे रीजन को जब पता करते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इसे हम केस स्टडी रिसर्च कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोर्ट फैक्टर रिसर्च में ही संभव है, इसलिए इसका आंसर होगा
ठीक, ऐसे मैंने सारे रिसर्च आपको एक्सप्लेन कर दिए कि बाद में दूसरा भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावपूर्ण बातचीत जो होती है उसमें क्या वेरिएंट है। तो पहला है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या होता है कि किसी भी वर्ड या फ्रेज का बहुत सारा मतलब होना, एक साथ बहुत सारा मतलब, बहुत मतलब वाला एक वर्ड के अनेक वाले शब्द जब होते हैं या फ्रेज होते हैं तो उसे हम पॉलीसेमी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज तो सिंपल लैंग्वेज है। तीसरा है यूज ऑफ क्लीशे। अब क्लीशे क्या है? क्लीशे इस तरह का वर्ड या फ्रेज होता है जो कि ओवर यूज हो जाता है राइटिंग में, बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है, जिससे कि उस वर्ड का इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे नो स्टोन अनटर्न, हम कहते हैं ना कि इसमें कोई भी he had left no stone unturned। ये बड़ा ध्यान करना है ना, कोई भी स्टोन को अटर्न नहीं छोड़ा उसने, इतना मेहनत किया, ऐसा नहीं होता है। इसे हम कहते हैं क्लीशे, इस तरह का शब्द का प्रयोग। इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जब इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस को किया गया सबको आसानी से जो शब्दों का कंस्ट्रक्शन है, तो इसका आंसर होगा कि सम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसका आंसर है डी। डी में क्या है? ए एंड सी। ए क्या है? पॉलीसेमी, और सी है यूज ऑफ क्लीशे। ठीक है, यही बात है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इस तरह की बातें होती है जिससे बहुत सारे छोटे लोगों को हम कम्युनिकेशन जिसको किया जा रहा है वो समझ नहीं पाता है। कार्तिक शब्द होता है, पर कार्तिक शब्द में बहुत सारा मीनिंग होता है, तो वो क्या कहा जा रहा है क्या मीनिंग निकाले, या फिर क्लीशे, क्लीशे को समझना मुश्किल है, सब लोग नहीं समझ सकता है। नो स्टोन अनटर्न कहा जाए तो सारे लोग इसके बारे में सही सही समझ नहीं पाएंगे। इसका आंसर है डी। ठीक है, यहाँ भी मैं टिक कर दूंगी। अगला क्वेश्चन है, तो पॉलीसेमी और क्लीशे वर्ड का आंसर। A sequential order of elements in classroom communication। ठीक है, sequential order of elements in classroom communication में क्या क्या दिया? ऑप्शन नॉलेज, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस। फिर दूसरा दिया अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, नॉलेज, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस, नॉलेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, नॉलेज, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस। तो इसमें क्या होगा कि ये है कि किस तरह का ये तरीका है, ये तरीका बताना। सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच क्लासरूम में किस तरह की बातें होती हैं। तो हम जानते हैं तीन तरह की बातें होती है, एक इशारों से बात होती है जिसको हम नॉन वर्बल कहते हैं, या फिर टीचर बोर्ड पर लिखकर बातें होती हैं, या फिर बोलकर बातें होती हैं। तो ये तीनों चीज है। तो इसका सिक्वेंशियल जो ऑर्डर है ये जो है इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि पहला अवेयरनेस क्लासरूम के कम्युनिकेशन में, बल्कि में अवेयरनेस, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, फिर मूल्यांकन और सब नॉलेज। तो इट इज बी। अगला क्वेश्चन है, in a classroom the use of communication technology is supposed inattentive audience, luxurious ambience, extrapolation of content or new forms of expression। अब इसमें आपको बताना है कि क्लासरूम में क्या होता है कि
एक्सट्रापोलेशन एक नया वर्ड है। इनअटेंटिव ऑडियंस तो आपको पता है कि अगर जो क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, संवाद में कोई अगर ऑडियंस ही नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो बोलना बेकार है। लग्जूरियस एम्बियंस नहीं चाहिए। एक्सट्रापोलेशन ऑफ कंटेंट मतलब क्या है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो वही करना चाहिए, मतलब करंट मेथड में ही पढ़ाई होना चाहिए, यही रिमेन करेगा, कुछ नया नहीं आएगा। और चौथा है न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन, नए तरीके का एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो जब भी बात होगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जब आएगा तो हम क्या उम्मीद करते हैं, मान के चलते हैं कि एक्सप्रेशन नया तरीका होगा, नया एप्लीकेशन होगा। ये तो नहीं मानते एक्सट्रापोलेशन की जो चल रहा है वही चलता रहेगा, और इनअटेंटिव ऑडियंस भी नहीं चाहिए। एम्बियंस की जरूरत नहीं होती कि एम्बियंस लग्जूरियस हो, मतलब वहां का। तो हमें क्या चाहिए, नया फॉर्म्स ऑफ अभिव्यक्ति का नया तरीका और एप्लीकेशन का नया तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन आउटकम ऑफ रियो 20 कॉन्फ्रेंस प्लस 20 मतलब 20 कंट्रीज में उस कॉन्फ्रेंस का क्या था मेन आउटकम, क्या डेवलप करना था। पहले हम एक करके सबको जान लेते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हमें आसानी होगी। इसको जानेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एसडीजी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स डिजाइन किए गए। गोल्स कितने थे, 17 ग्लोबल है, ये सारे गोल्स ग्लोबल थे और इंटरलिंक्ड थे, मतलब जो भी कंट्रीज थे उनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि एक बेटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, हर देश के लिए बेहतर और सस्टेनेबल का क्या मतलब है, किसी भी रिसोर्स का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि प्रेजेंट जनरेशन इसको यूज करेगी, आने वाले जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। So it is called judicious use of resources in such a way that modern generation can use and it may be preserved for future generation also। ऐसा नहीं सारा जंगल हम काट जाने वाले जनरेशन को पेड़ पौधे ही ना दिखे, सारा पानी खत्म हो जाए, सारी ऊर्जा खत्म हो जाए, तो ये नहीं। इस तरह से खर्च करो, जुडिशियस यूज करो कि अगले जनरेशन के लिए भी बचे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये क्या है, इसमें 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स है। एक, ठीक है, इसमें फॉर ईयर 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें मिलेनियम समिट किसका हुआ था, जब 2000 में यूएन का मिलेनियम समिट हुआ था। ठीक है, 2000 में, जिसमें कि मिलेनियम यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम गोल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, इसमें एक गोल से फिर नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये क्या है, ये है इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सोशल ऑब्जेक्टिव इस तरह से अचीव करना कि बैलेंस ग्रोथ हो और इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस ग्रोथ के लिए नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाया गया। फिर नेशनल लैंड रिसोर्स स्ट्रेटेजी में क्या था कि लैंड को रिस्टोर करना है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, मतलब कि जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस बने, प्राणी पौधे होना सबका, और एक नेचुरल लैंडस्केप ऐसा हैबिटेट हो जो कि जानवर के लिए भी सेफ हो, प्लांट के लिए भी सेफ हो, मनुष्य के लिए भी सेफ हो, और डिफॉरेस्टेशन ना हो, और जो भी लैंड है उसको ग्रीनरी से भरा जाए। तो इसमें से मेन आउटकम रियो +20 कॉन्फ्रेंस का मेन गोल कौन सा था, तो ये था एसडीजी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका आंसर है एसडीजी। हमने सबको थोड़ा थोड़ा देख लिया। नेक्स्ट है
Question number 15. During which year the present system of affiliation of college to the universities was introduced in India? आप जानते होंगे कि बहुत सारे कॉलेज ऐसा है जो affiliated कॉलेज कहलाता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं होता, उसको सारे एड्स नहीं मिलते, सारे ग्रांट्स नहीं मिलते हैं। तो ये एफिलिएशन कब शुरू हुआ था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये 1857 में शुरू हुआ था एफिलिएशन। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं। स्वयं क्या है? स्वयं का नाम आपने सुना होगा, स्वयं पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एग्जाम में आ रहे हैं, वो स्टेट हो नेट हो। तो स्वयं एक प्रोग्राम है एचआरडी मिनिस्ट्री का, जो कि 9 जुलाई 2007 को इम्प्लीमेंट हुआ था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इसमें 1500 कोर्सेज हैं स्वयं में, ठीक है, और 34 लाख स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। ये रीजनल लैंग्वेज में भी है और ये कोऑर्डिनेटेड स्टेज दे रहा है फ्री एंट्री ऑफ वेब कोर्स। ये वेब कोर्स के लिए बच्चों को फ्री एंट्री दे रहा है, जिसमें कि ये कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है और ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मूव, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मूव। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूव के साथ में है और ये सभी एडवांस एजुकेशन, हाई स्कूल और स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें छात्र एनरोल हो सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, इसको मैं सीधे कर दे रही हूँ क्योंकि पूरा पढ़ने। पहला स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग, तो नहीं, ये वेब से रिलेटेड है। स्टूडेंट वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस मॉडल में यंग एस्पायरिंग माइंड से बच्चों को जो स्किल और नए नए टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है 9 जुलाई 2017 को, जिसमें कि 34 लाख स्टूडेंट एनरोल हुए हैं और 1500 कोर्सेज डाले गए हैं और भी डाले जा रहे हैं। और ये मूव के अंदर MOO की काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑलिगोट्रॉपिक लेक क्या होता है पहले ये समझें, जिसमें कि कुछ पोषक तत्व होते हैं, पानी बहुत अच्छा होता है पीने के लिए, क्लीन वाटर होता है और उस लेक का चौड़ाई बहुत ज्यादा होता है और बहुत डीप होता है और उसमें कुछ जैविक उत्पादन भी होता है, मतलब बायोलॉजिकल, उसमें कुछ फ्लोरा फौना मतलब उस तरह का होता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी की कुछ चीजें होती है और ये पानी पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नहीं, ये हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें। लो लेवल ऑफ, हाई लेवल न्यूट्रिएंट्स, ये पानी पीने के लिए अच्छा होता है। ये पीने के लिए पानी अच्छा होता है, इसमें कम कुछ पोषक तत्व होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेकर पोषक तत्व कम होते हैं और इसमें कुछ जैविक पौधे भी होते हैं, तो इसलिए ये इसकी विशेषता यही है, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कम होते हैं और पीने के लिए ये सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है which one of the following reports address
the academic, technical and administrative problem of examination system, report on standards of educational system, reports of University Education Commission, Sergeant report, head of committee report. So it is report on standards of educational system जिसमें कि एग्जामिनेशन सिस्टम के एडमिन और टेक्निकल साइंस प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था 1965 में. तो इट इज report on standards of educational system. Question number 19. The internet terminology, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में एक्रोनिम WIFI, WIG का क्या मतलब है? ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है? So where you saw I, क्या where, why you saw it, what you got, what है? What you see is what you get, where you see is where you got, what you see is what you got. ये क्या है? ये डिस्प्ले है. इसमें ये डिस्प्ले जनरेटेड होता है. तो ये है वर्ड प्रोसेसिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के द्वारा ये वर्ड जनरेट होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि यह बताता है कि डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा ही दिखेगा, जैसा कि मतलब फिनिश होने पर भी डॉक्यूमेंट ऐसा ही दिखेगा. तो इसका फुल फॉर्म है सही कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जो तुम देख रहे हो तुम्हें वही मिलेगा. ठीक है, तो इसे कहते हैं मतलब फिनिश होने के बाद भी आपको वही मिलेगा जो आपको दिख रहा है. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन, software that you can download for free but have to pay to continue its use after a trial period is called. हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं ना फ्री का, बहुत सारा फ्री का डाउनलोड कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर सबको. तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप फ्री को डाउनलोड कर लेते हैं और आप उसको थोड़ा यूज करने के बाद आपको ट्रायल पीरियड के बाद पे करना पड़ता है. ऐसा बहुत सारा आता है, बहुत सारा भी है स्कैनर या ये है कि 3 दिन के लिए फिर आपको इतना पेमेंट करना होगा. इस तरह की बात आती है ना. जब भी आप डाउनलोड करते हो तो फिर क्या करते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर. तो हम सबसे पहले पे करके देखते हैं. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें किसी का ओनरशिप नहीं होता है. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में नो ओनरशिप, हाँ, किसी का ओनरशिप नहीं होता है, ना कॉपीराइट, नो कॉपीराइट, नो ट्रेडमार्क, नो पेटेंट. ठीक है. तो आपको पता है ना कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है. कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी चीज को आप अपने मन से यूज नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के, बिना उसके. ट्रेडमार्क किसी का ट्रेडमार्क को भी नहीं कर सकते. अगर कोई चीज पेटेंट पर उतर दिया तो उससे पूछ कर ही आप उस चीज को उससे परमिशन, लीगल परमिशन लेके काम करते हैं. इसको हम कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई चीज नहीं होती, कोई भी उसको यूज कर सकता है. ठीक है. जैसे कि फिर है फ्रीवेयर. फ्रीवेयर में है ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, आप इसको आराम से जितना चाहो यूज कर सकते हो. जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब क्या है, ये सब फ्रीवेयर है. इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता है. गूगल क्रोम जितना भी है ना, इन सब चीज के लिए हमें पैसे नहीं देने होते. फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि ये लाइसेंस होता है, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक कोड से नहीं खुलता है कि ये लाइसेंस होता है. ठीक है. ये सब कोई नहीं खोलता. और शेयरवेयर क्या होता है, शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल गया फ्री. ठीक है, थोड़े दिन के लिए.
जब तक आप इसको समझे हैं यूज करना सीखी, उसके बाद फिर आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो एक तो पूछ रहा है क्वेश्चन की, बाद में आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये शेयरवेयर है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये मॉर्निंग शिफ्ट 2019 जून 20 जून 2019 को ये एग्जाम हुआ था। 2019 20 जून मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू। फिर मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगी।